स्मार्ट क्लासेज आप सभी को संध्या नमस्कार। अगर हम बात करें आप लोगों को तो आज शाम की क्लासेज में आप लोगों को पढ़ना है अंग्रेज के बारे में कि अंग्रेज का आगमन कैसे भारत में होता है। तो हम बात करेंगे कि अंग्रेज़ों का आगमन 1608 ईस्वी में होता है, समझे। और ये कब तक रहे? 1947 तक रहे, यानी भारत की आज़ादी तक रहे। यानी कि भारत किसका गुलाम बना? अंग्रेज़ों का गुलाम बना। और सारे यूरोपीय देशों में वर्चस्व किसका रहा? हमारे ये अंग्रेज़ों का रहा। और इनकी अगर बात करें, इनकी जो भी नीतियाँ थी, इनकी जो भी राज्य करने की इनकी आगमन के बारे में अब हम डिटेल पढ़ेंगे, समझे। तो इंग्लैंड की जो कंपनी थी वह एक प्राइवेट कंपनी थी, प्राइवेट सेक्टर की कंपनी थी। अगर हम बात करें आप लोगों को तो रिलायंस क्या है? भारत की एक प्राइवेट कंपनी है कि नहीं। लेकिन अगर हम बात करें आप लोगों को बीएसएनएल क्या है? एक भारत की गवर्नमेंट कंपनी है, सरकारी कंपनी है। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत आई थी अंग्रेज़ों के द्वारा, वह उसकी क्या थी? प्राइवेट कंपनी थी। लेकिन प्राइवेट कंपनी होते हुए भी उसमें शेयर वहाँ की जो क्वीन थी महारानी एलिजाबेथ, उनका भी था। तो इसलिए वहाँ की जो क्वीन एलिजाबेथ थी उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को सपोर्ट किया। क्यों? क्योंकि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी को मुनाफा होगा तो उसमें जो 24 लोगों का शेयर हुआ है, उस 24 लोगों में सबसे ज़्यादा शेयर क्वीन एलिजाबेथ का भी था महारानी का। तो महारानी को भी तो फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। तो इस तरह से महारानी ने उसे सपोर्ट भी किया। तो जब सबसे पहला अंग्रेज जो भारत आया था वह जॉन मिल्डन हाफ था। कौन था? जॉन मिल्डन हाफ था, जो सर्वप्रथम जो अंग्रेज़ था जो भारत आया था, समझे। तो ये जो भारत आया था जॉन मिल्डन हाफ, तो इसका वास्तविक दृष्टि व्यापारिक दृष्टि से नहीं आया था। व्यापारिक दृष्टि से आया भी होगा तो यह किसी राजा के राज्य में नहीं गया अनुमति लेने या कुछ भी नहीं, सिंपली आया और चला गया, समझे। ये वास्तव में जो सर्वप्रथम अंग्रेज भारतीय आए थे वो जहांगीर के काल में आए थे, कैप्टन हॉकिंस एंड सर थॉमस रो, जिनके बारे में भी हम कुछ ही देर में डिस्कस वर्णन करेंगे। अभी हम लोग समझेंगे कि जब ये स्थापना किए, ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुई तो उस समय इंग्लैंड में किसका शासक था? महारानी एलिजाबेथ का। और भारत में किसका उस समय शासन था? अकबर का शासन था। यानी अकबरे के शासनकाल में अंग्रेज सब कूद पड़े थे। लेकिन अकबर ने उतना आर्डर दिया ही नहीं, अगर बात करें आप लोगों को तो। और ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी और 1600 ईस्वी में एलिजाबेथ ने 15 वर्ष के लिए इनको व्यापारिक एकाधिकार प्रदान कर दिया था। यानी ये प्राइवेट कंपनी है तो कहीं भी अगर विदेश में जाएगी तो ये अपनी सरकार से आज्ञा तो लेगी ना। तब जो है कि क्या हुआ कि 15 वर्ष के लिए इनको व्यापारिक एकाधिकार मिल गया। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। किसके द्वारा? महारानी एलिजाबेथ के द्वारा, समझे। अब जब वहाँ के शासक बदले, महारानी एलिजाबेथ से जब वहाँ के शासक राजा जेम्स हुए तो राजा जेम्स ने क्या किया? कंपनी को एकाधिकार अनलिमिटेड कर दिया। इन्होंने क्या किया था? 15 वर्ष के लिए क्या था कि 15 वर्ष तक एकाधिकार रहेगा कंपनी के हाथों में। लेकिन इन्होंने क्या किया? अनलिमिटेड कर दिया। और 1600 ईस्वी से लेकर के 1813 ईस्वी तक जो है कि एकाधिकार रहा किसके हाथों में? ईस्ट इंडिया कंपनी के ही हाथों में एकाधिकार रहा, समझे। अब अगर हम भारत आते हैं तो इन्होंने सबसे व्यापार के लिए आते हैं, आप लोग को पता है। तो जब ये शुरुआत में तो व्यापार के लिए आते हैं, समझे। तो इन्होंने सबसे पहला व्यापारिक केंद्र 1611 में मसूलीपट्टनम में खोला। कहाँ खोला? मसूलीपट्टनम में खोला। इनका मन तो था सूरत में पहले, लेकिन सूरत से ये एक वहाँ के शासक थे कोई, वो भगा दिए गए। तब जो है कि आया करके 1611 में मसूलीपट्टनम में व्यापारिक केंद्र बनाया, समझे। कंपनी की स्थापना तो 16 ईस्वी में हो गई, लेकिन व्यापारिक केंद्र की स्थापना 1611 ईस्वी में हुई मसूलीपट्टनम में, समझे। और उत्तर भारत में 1613 ईस्वी में सूरत में इन्होंने क्या किया? व्यापारिक केंद्र अपना बनाया। और फोर्ट विलियम की स्थापना जो कलकत्ता में है वो भी किसने किया था? अंग्रेज़ों ने ही किया था, फोर्ट विलियम की स्थापना। और ये भारत आए थे रेड ड्रैगन नामक के जहाज़ से।
रेड ड्रैगन के जहाज के नाम से ये कहाँ आए थे, भारत आए थे, समझे। अब बात करें आप लोगों को कि ये रेड ड्रैगन जहाज से जो है कि भारत में आए, और जब ये उत्तर भारत में गए तो उस समय किसका शासन था, मुगल साम्राज्य का शासन था। उस समय जहांगीर शासक था। अकबर के शासनकाल में तो आए, लेकिन अकबर ने क्या कर दिया, भगा दिया, समझे। तब ये दोबारा आए किसके शासनकाल में, जहांगीर के शासनकाल में आए। और जब ये जहांगीर के शासनकाल में आए, अकबर ने भगाया नहीं था, अकबर के शासनकाल में मेल्डिन हाफ आया था, समझे। उस समय एलिजाबेथ शासक थी। अकबर के शासनकाल में कंपनी की स्थापना हुई थी, लेकिन प्रथम बार मुगल दरबार में कौन आया था, कैप्टन हॉकिंस आया था, समझे। कैप्टन हॉकिंस को तुर्की भाषा आती थी, समझे। जहांगीर जो है कि जहांगीर जो था उसकी मातृभाषा क्या थी, तुर्की थी। अरे बाबर तुर्की में ही लिखा था ना बाबरनामा। तो मातृभाषा जो मुगलों की थी वो क्या थी, तुर्की की थी, क्योंकि ये तुर्क से थे। तब कैप्टन हॉकिंस को तुर्की आती थी, तो ये जब वहाँ पर गया ना जहांगीर के दरबार में, तो तुर्की में लगा बात करने। अब जहांगीर जो है कि इम्प्रेस हो गया, अरे ये कौन इंग्लिश मैन है जो मेरी भाषा बोल रहा है, और खुश होकर के उसको कहा इंग्लिश खान। क्या बोला इसको, कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खान। और कैप्टन हॉकिंस जो है कि तुर्की में बोल करके जहांगीर को इम्प्रेस कर दिया, और इम्प्रेस करने के बाद उनको प्रेस कर दिया, समझे। प्रेस करने का मतलब क्या होता है कि उनसे अनुमति मांग लिया कि देखिए, अब तो प्रेस हो ही गए, इम्प्रेस हो ही गए, फिर उनसे अनुमति मांग लिया, आज्ञा मांग लिया कि देखिए हमको जो है कि सूरत में हमको फैक्ट्री खोलनी है। जहांगीर बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोग खोलिए। और जहांगीर की आज्ञा से अंग्रेज़ों ने सूरत में फैक्ट्री की स्थापना किया। अब सूरत में फैक्ट्री की स्थापना करके अंग्रेज को अपना काम बना दिए। देखो किस तरह से किसी को इम्प्रेस किया जाता है, ये कोई अंग्रेज़ों से सीखे। मतलब साम दाम दंड इनमें है हर चीज़। कब इम्प्रेस करना है, कब दब जाना है, कब क्या करना है, हम लोग आगे पढ़ेंगे अंग्रेज़ों की नीति के बारे में, तो यही तो हम लोग देखेंगे। देखो चापलूसी गिरी करके इम्प्रेस करके आएगो, चुपके से वो सूरत में फैक्ट्री का क्या खोल दिया। ले बाबू तू इम्प्रेस कर दिया, तो चलो हमको अब तुमको प्रेस कर देते हैं, पतो भी नहीं चलेगा। देखो इनका रणनीति किस तरह से चेंज होता है। पहले अब कदम रख दिए अंग्रेज, समझे। अब टॉमस रो आता है, कैप्टन हॉकिंस के बाद कौन आता है, टॉमस रो आता है। आज जब टॉमस रो आता है ना, तो मुगल साम्राज्य में जाता है, और इसने क्या किया कि व्यापार करने के लिए कहा कि पूरे उत्तर भारत में अनुमति मांग लिया, और जहांगीर दे दिया। यानी कि टॉमस रो जब दरबार में आया, तो टॉमस रो ने पहले तो सूरत में केवल व्यापार करने की आज्ञा थी, अब जो है कि पूरे उत्तर भारत में व्यापार करने की इनको आज्ञा मिल गई। किसको, टॉमस रो को। लेकिन उस समय ये केवल व्यापार कर सकते थे, कुछ और सोच भी नहीं सकते थे। क्यों, क्योंकि भारत में मजबूत शासक थे, मुगल साम्राज्य मजबूत शासक थे ना, उनके खिलाफ अगर अंग्रेज थोड़ा भी अगर भनक लगता तो मुगल साम्राज्य इतनी शक्तिशाली थी, क्योंकि वो खलनायक थे। हमने बताया था आप लोग को पिछले वीडियो में कि ये बाबर हो गया, हुमायूं हो गया, अकबर हो गया, जहांगीर हो गया, शाहजहां हो गया, औरंगजेब तक तो मुगल काल में सब खलनायक हैं, बाद में ना नालायक निकले। तो ये बताओ, जब तक मुगल साम्राज्य में औरंगजेब रहा तब तक अंग्रेज़ों की ये हिम्मत तो नहीं होती थी। तो इस तरह से देखो, पहले कहाँ मांगा, सूरत में, और टॉमस रो करके पूरे उत्तर भारत में व्यापार की अनुमति मांग लिया, समझे। अब हम लोग देखेंगे आगे, आप लोगों को बता दें कि जहांगीर के शासनकाल में टॉमस रो गया था, समझे। अब अंग्रेज अपना धीरे धीरे व्यापार पूरे उत्तर भारत में फैलाने लगे थे, और आज्ञा किसने दिया था, जहांगीर ने। तो जहांगीर के बाद शाहजहां आया, शाहजहां के बाद औरंगजेब आया। तब क्या किया इन्होंने, औरंगजेब के शासनकाल में इन्होंने क्या किया कि 1651 में बंगाल में प्रथम फैक्ट्री खोली। क्या किया, बंगाल में प्रथम फैक्ट्री हुगली के किनारे इन्होंने क्या किया, हुगली नदी के किनारे इन्होंने हुगली में ही क्या किया, बंगाल में प्रथम फैक्ट्री खोली, समझे। और 1668 ईस्वी में, ध्यान देना, युद्ध हो जाता है किसके बीच में, अंग्रेज़ों के बीच में और औरंगजेब के बीच में। कितना भी है औरंगजेब तो औरंगजेब है, सबको पानी पिलाने वाला, समझे। तो औरंगजेब जो है कि क्या किया,
अंग्रेज़ों को धा के कुचल दिया। जैसे मच्छर को मसते हैं ना, मसल देते हैं एकदम इस तरह से, उसी तरह से अंग्रेज़ ने क्या किया, मच्छरों की तरह से इनका अक्षर ही बदल दिया, इनको मसल करके रख दिया। समझे? अब ये समझ गए कि नहीं, भारत में जो है कि हम लोग राजनीतिक नियंत्रण नहीं कर सकते, अभी चुपचाप बैठा रह जा। और उन्होंने क्या किया, औरंगजेब तो खिसिया गया है, तो इनको तो भगा देगा ना, व्यापार की भी अनुमति नहीं देगा। तब इन्होंने क्या किया, औरंगजेब से माफ़ी मांगे। देखो, माफ़ी की जरूरत है, माफ़ी मांग लिए। औरंगजेब जो है कि पागल इसको माफ़ कर दिया। और इनको जो है कि अंग्रेज़ सोचा कि एक अंग्रेज़ जो है कि हमारे आगे गिर गए, एक अंग्रेज़ हार गए, ये सोच करके उसने उनको क्या कर दिया, माफ़ कर दिया। लेकिन देखो, सीधे सीधे बैठने का दौर ढूंढ रहे, धीरे धीरे सीख से खोतियाने लगे। समझे? अब ध्यान देना, यहाँ पर तो चुपचाप बैठ गए। अंग्रेज हार करके क्या किए, माफ़ी मांग लिया औरंगजेब से। और 1698 ईस्वी में इन्होंने क्या किया कि कहा कि चलो अपना व्यापार तो करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, बंगाल के 3 गांव कालीकट, सुल्तानती, गोविंदपुर, कालीकट, सुल्तानती, गोविंदपुर, इन 3 गांवों को ले लिया। और इन 3 गांवों से मिला करके इन्होंने जॉब चार्नेक थे अंग्रेज़, इन्होंने क्या किया कि कलकत्ता फोर्ट विलियम की स्थापना की, जो कलकत्ता शहर के रूप में भी आप जाना जाता है। समझे? और जब औरंगजेब की डेथ हो जाती है, तब ये जो अंग्रेज़ थे इनके स्वर्ण काल आ जाते हैं। क्योंकि औरंगजेब क्या था, मजबूत था, तो इसके सामने तो उनकी चलती नहीं। लेकिन जैसे ही औरंगजेब बेटा लोग मरता है ना, तो अंग्रेज का स्वर्ण युग आ जाता है, अंग्रेज़ों के लिए शासन आ जाता है, अंग्रेज़ों के लिए एक सुखद युग आ जाता है। समझे? अब ध्यान देना क्या होता है, के शासन काल में क्या होता है कि 1717 ईस्वी में फारुखसियर शासक बना। हम जानते हैं कि ये नालायक था, ये मुगल वंश का खलनायक नहीं था, ये क्या था, नालायक था। तो ये फारुखसियर को घृणित कायर भी कहा जाता है, इसको घृणित कायर भी कहा जाता था। तो इसके शासनकाल में अंग्रेज आया, जॉन सरमन मिशन और डॉक्टर हैमिल्टन, और ये डॉक्टर भी था। ये जो अंग्रेज आया था वह डॉक्टर भी था। और इसने क्या किया कि कोई बीमारी हुई थी फारुखसियर को, इनको ठीक कर दिया, इनको इलाज कर दिया। और जब इनको ठीक कर दिया ना, तो ये बोले, फारुखसियर बोले, आप तो मेरे जीवन दाता हो। और जो है कि लबालब खुश हो गए, लबालब भावनाओं में बह गए। और इन्होंने क्या किया कि शाही फरमान जारी कर दिया अंग्रेज़ों के लिए। और उन्होंने कहा कि 3000 प्रति साल जो है कि हमें कर देना, रुपया 3000, हम पूरे बंगाल को 1 साल के लिए तुमको दे देंगे। फिर बोले कि 10,000 रुपया वार्षिक कर देना, हम तुमको सूरत दे देंगे। अब शाही फरमान जारी कर दिया कि जो भी शासक, छोटे मोटे शासक बंगाल में थे, वो उनको छेड़ेंगे नहीं अंग्रेज़ों को। अब अंग्रेज़ पूरा छुट्टा हो गए थे, उनको एक पावर मिल गया था, किसका, मुगल साम्राज्य का। उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाने लगे और धीरे धीरे अपनी पैठ बनाने लगे भारतीय जनता में। अब इससे क्या हुआ कि बंगाल में जो शासक, छोटे मोटे शासक थे, उन्होंने क्या किया कि मुगल साम्राज्य के विरुद्ध होने लगे, उनसे नाराज़ होने लगे। समझे? और यही नहीं, ये पागल है कि बम्बे में कंपनी द्वारा ढाले गए जो सिक्के, जिस सिक्के को अंग्रेज ढालते थे, उनको मान्यता देती थी कि वो सिक्के, वो रुपया जो है कि भारत में यानी मुगल साम्राज्य में भी चलेगा। समझे? तो इस तरह से अंग्रेज जो है कि धीरे धीरे अपना जो है कि पैठ भारत में बनाने लगे और संपूर्ण तरीके से बना चुके थे। औरंगजेब के बाद इनका तो सोने पे सुहागा हो गया। अंग्रेज़ों का मरना और औरंगजेब का मरना अंग्रेज़ों के लिए सोने पे सुहागा हो गया। और उसके बाद इन्होंने तेज़ी से अपना विस्तार किया। फिर तीसरा फरमान जो है कि कहा जाता है स्वर्ण फरमान, यानी कि अगर हम बात करें स्वर्ण फरमान में, यानी कि गोल्डन डिग्री में ये क्या करते हैं कि गोलकुंडा एक जगह का नाम है, गोलकुंडा को क्या किया, 500 पैगोडा में खरीद लिया कि 1 साल के लिए हम जो है कि गोलकुंडा को 500 रुपया देंगे। पैगोडा क्या होता है, सोने के सिक्के होते थे, यानी 500 सोने की के में जो है कि हम लोग क्या करेंगे कि गोलकुंडा को ले लेंगे। तो उन्होंने गोलकुंडा को 500 पैगोडा में ले लिया। फिर अगर हम बात करें आप लोगों को, चंद्रगिरी राजा थे, इनसे जो है कि एक अंग्रेज़ जा कर के मिला, फ्रांसीसी डे, और उन्होंने चंद्रगिरी राजा से कौन ले लिया, मद्रास ले लिया। मद्रास का आज वास्तविक नाम क्या है, चेन्नई है।
समझे। फिर उन्होंने जब अंग्रेज ने विवाह किया, एक अंग्रेज थे राजकुमार चार्ल्स प्रथम, इन्होंने विवाह किया पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से विवाह किया। तो विवाह में दहेज तो मिलता ही है। तो ये क्या किए पुर्तगाल वाले कि पूरा का पूरा बम्बई जो था, जो आज मुंबई के नाम से जाना जाता है, वह दहेज में किसको दे दिए? अंग्रेज राजकुमार चार्ल्स प्रथम को दे दिए। तो ये बोला कि अच्छा, चार्ल्स प्रथम सोचा ये बताओ कि हमको मिल गया है बम्बई, लेकिन हम बम्बई का क्या करेंगे, अचार थोड़े डालेंगे। तो उन्होंने सोचा अच्छा बम्बई में मेरा आसपास कौन है, तो इसने देखा कि बम्बई में ईस्ट इंडिया कंपनी हमारी काम कर रही है। तो ये बहुत सस्ते दाम पर मात्र 10 पाउंड प्रति वर्ष, मात्र 10 पाउंड प्रति वर्ष में क्या किया इसने, पूरे बम्बई शहर को दे दिया। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। तो इस तरह से अंग्रेज़ों का आगमन आप लोग देख रहे हो, बंगाल में हो गया, सूरत में हो गया, गोलकुंडा में हो गया, मद्रास में हो गया, फिर बम्बई में हो गया। यानी धीरे 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 ये अपना स्थापत्य जो है कि चारों तरफ फैलाने में सफल हो गए। समझे क्या होता है? ये जो अंग्रेज़ थे अपना मकड़ जाल, यानी मकड़ी की तरह जाल जो है कि धीरे धीरे भारत में फैला चुके थे, समझे, चारों तरफ। तो इनको मुनाफा भी हो रहा था। तो इनकी मुनाफा को देखते हुए बाकी देशों की तरह सबसे अंत में भारत में कौन आई? फ्रेंच की कंपनी आई, समझे। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। फ्रेंच से पहले आए थे, चौथी कंपनी जो भारत आई थी, डेनमार्क की कंपनी आई थी। डेनमार्क की कंपनी चौथे नंबर पर आई थी और उन्होंने पहली कंपनी 1620 में ट्रैंकोवर तमिलनाडु में स्थापित किया और 1676 में श्रीरामपुर बंगाल में जो है कि इन्होंने अपनी दूसरी कंपनी स्थापित किया। लेकिन इनकी बस का नहीं था, समझे। अंग्रेज अपनी मकड़ जाल चारों तरफ से फैला चुके थे। तो भाई एक की चलेगी तो दूसरी की नहीं चलेगी। कोई भी सोचेगा कि हमारा वर्चस्व स्थापित रहे, समझे। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये तो कहावत आप जानते ही हैं। तो लाठी किसके हाथ में थी? अंग्रेज़ों के हाथ में थी। तो 1845 में ये बेचारे सारे फैक्ट्री अंग्रेज़ों को बेच करके चले गए और कहे बाबा भाई आप ही लोग व्यापार करो, हम जो है कि जाते हैं। और अपनी सारी कंपनी जो है कि डेनिश वालों ने क्या किया, डेनमार्क के लोगों को डेनिश कहते हैं, तो डेनमार्क की कंपनी जो है कि डेनमार्क के जो लोग थे डेनिश वालों ने क्या किया कि अपनी कंपनी सारी की सारी अंग्रेज़ों को बेच करके चले गए, समझे। अब आते हैं सबसे अंत में फ्रांसीसी के बारे में। फ्रेंच जब आते हैं तो क्या होते हैं, फ्रांस और इंग्लैंड ये दोनों उस समय ताकतवर थे। तो ताकतवर आदमी के बीच युद्ध होगा, थोड़ा जो कमज़ोर होगा वो तो मान भी जाएगा, समझौता कर भी लेगा, समझे। ये टॉम एंड जेरी की तरह लड़ते थे, जहाँ भी थे, जहाँ भी उपनिवेश बनाए थे वहाँ ये लड़े। मान जाओ यूरोप में थे एक जगह, वहाँ भी लड़ रहे थे। फिर अगर हम बात करें आप लोगों को, जहाँ जहाँ उपनिवेश एक साथ दोनों के थे वो हमेशा लड़ते रहते थे। जैसे टॉम एंड जेरी हमेशा लड़ते रहते हैं, वैसे ये भी लड़ते रहते थे। इनकी लड़ाई ही चलती रहती थी, फ्रांस इंग्लैंड हमेशा लड़ाई चलती रहती थी। 1664 में हमारे भारत में फ्रांसीसियों के द्वारा सरकारी कंपनी आई। ध्यान देना, जो इंग्लैंड वाले ने आया था उनकी प्राइवेट कंपनी आई थी, लेकिन फ्रेंच वालों की कौन सी कंपनी आई थी? सरकारी कंपनी आई थी, जिसका नाम था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। और उस समय वहाँ के जो राजा थे लुई 14वां थे। और प्रथम फैक्ट्री कहाँ इन्होंने स्थापित किया? सूरत में 1668 में। दूसरी फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया? मसूलीपट्टनम में। कहाँ स्थापित किया? मसूलीपट्टनम, जिसे आज मछलीपट्टनम के नाम से भी जाना जाता है। और 1742 तक ये मात्र भारत में व्यापार करते थे, मात्र व्यापार की दृष्टि से रुके थे, भारत में व्यापार करते थे। लेकिन 1742 के बाद एक आया डुप्ले। जब डुप्ले फ्रांसीसी गवर्नर आया तो इसके मन में ये हुआ कि अभी तो हम लोग इतना फ़ायदा कमा रहे हैं, लेकिन जब यहाँ का साम्राज्य विस्तार हम खुद कर लेंगे, जब खुद हम लोग यहाँ पर राज्य करने लगेंगे, तब जो कि हम तो डबल मुनाफा कमाएंगे, समझे। तो अब इसने क्या किया? साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई और इसके अंदर क्या साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा जग गई। एम्बियस पर्सन था, महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। तब तो इसने क्या किया? एक सहायक संधि की व्यवस्था की। सहायक संधि क्यों किया था? सहायक संधि इसलिए किया था कि जो भी छोटे मोटे राजा, जानते हो भारत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि जो छोटे मोटे राजा थे ना, आपस में लड़ते रहते थे। तो एगो कहावत सुने ना, घर फूटे गांव लूटे, गांव फूटे तो जवार लूटे, वही किस्सा था।
घर फूटे गांव लूटे, गांव फूटे तो जमार लूटे। यहाँ पर भी यही किस्सा था कि भारत के छोटे मोटे जो राज्य थे ना, छोटे छोटे राज्य के जो शासक थे, जो राजा थे, वो आपस में लड़ते रहते थे। तो उन्होंने क्या किया कि एक राजा को भड़का दिया, देखो हम तुमको जो है कि सैनिक सहायता देंगे, तुम उस राजा को जो है कि अटैक कर लो, वो तुम्हारा, और उसको अपना राज्य बढ़ा लो। इस तरह से अपने में एक राजा को दूसरे राजा से फूट डालने की जो सबसे पहली नीति कौन अपनाई थी? डुप्ले ने अपनाई थी। शुरुआत इसी ने किया था, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने। तो सहायक संधि में इसने यही व्यवस्था किया था कि समझे कि भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का महत्वाकांक्षी साम्राज्य का विस्तार करने की सोच डुप्ले की जो थी, वो सर्वप्रथम फ्रांसीसियों की थी। तो इस तरह से फ्रांसीसी भी भारत में थे और इंग्लैंड में भी थे। डेनमार्क तो भाग के चला गया। अब पुर्तगाल एगो कोना में गोवा लेकर के राज्य करता रहा बेचारा, फिर अपना साम्राज्य नहीं फैलाया ब्रिटिशों के सामने, और वैवाहिक संबंध भी हो गया था। और अगर हम बात करें आप लोग को, तो इंग्लैंड भी शक्तिशाली, फ्रांस भी शक्तिशाली, दोनों देश शक्तिशाली थे और दोनों भारत में। तब क्या हुआ कि ये दोनों शांति से तो बैठने वाले नहीं थे, टॉम एंड जेरी की तरह हमेशा जहाँ थे लड़ाई करने वाले थे। तो भारत पर किसका प्रभुत्व स्थापित होगा, इंग्लैंड का या फ्रेंच का? तो इसके लिए इन दोनों में युद्ध होने लगा। किसके किसके बीच में? इंग्लैंड के बीच में और फ्रांस के बीच में। तो इन तीनों के बीच 3 कर्नाटका युद्ध हुआ, जो बहुत फेमस है। फर्स्ट कर्नाटका युद्ध में क्या होता है, सेकेंड कर्नाटका युद्ध होता है, तीसरा कर्नाटका युद्ध होता है। और इन सब युद्धों में जो है कि क्या हुए, अंग्रेज विजयी रहे। फर्स्ट कर्नाटका युद्ध ला सैपन की संधि के द्वारा खत्म हुआ, सेकेंड कर्नाटका युद्ध पांडिचेरी की संधि के खत्म हुआ, और थर्ड कर्नाटका युद्ध पेरिस की संधि के साथ खत्म हुआ। जब ये तीनों युद्ध हो गए तो इन तीनों में विजयी कौन हुआ? अंग्रेज विजयी हुए। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो इस तरह से अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों को भारत से खदेड़ डाला और अंग्रेज ने अपना रास्ता साफ कर लिया कि अब जो भारत में किसका साम्राज्य का विस्तार होगा? ब्रिटिश का ही साम्राज्य विस्तार होगा। अब हम लोग आगे देखेंगे कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार कैसे हुआ। अब तक तो हमने देखा कि भारत में यूरोपीय जितने भी कंपनियां थी उनका आगमन किस तरह से हुआ। पहले हम लोगों ने देखा पुर्तगाल के बाद हम लोगों ने देखा डच के बाद अंग्रेज के बाद डेनिश के बाद हम लोगों ने देखा फ्रांसीसी। इन तीनों में लड़ाई हुआ और उनमें हम लोगों ने अब तक देखा कि विजयी कौन हुआ? ब्रिटिश, अंग्रेज विजयी हुए। और बाद में कालांतर में जा कर के अंग्रेज ही भारत को गुलाम बनाए, अंग्रेज ही भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित किए। तो वीडियो के 4th पार्ट में हम आप लोग को बताएंगे कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार कैसे होता है। तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।